भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय सक्षम अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता कानून ने अब आईपीसी की जगह ले ली है। लीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के एडवोकेट सुमित गहलोत ने भी इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों में कानून परिवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जांच और संतुलन के सीमित अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा उपायों को, सुरक्षा प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना है। नए आपराधिक कानूनों के तहत नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस कानून में पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए हैं, जिसका दुरुपयोग होना शायद संभावना है। गरीब लोगों के लिए कानून उनके न्याय को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। अब तीनों कानूनों को नए कानून के तौर पे नए कानूनों से रिप्लेस कर दिया गया है। जो नए 3 कानून हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। ये तीनों एक्ट अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। सर, धाराओं के नाम चेंज किए गए हैं। कितनी सजा का प्रावधान जो है वो रखा है, कितने दिन पुलिस कस्टडी ले सकती है और क्या क्या नामों के बदलाव किए गए हैं? देखिए, इसमें जितना मैंने दोनों एक्ट्स को कंपेयर किया और पढ़ा है, उसमें पुलिस को पहले इतनी अनफेटर्ड पावर नहीं थी, और अब नए एक्ट में तीनों नए प्रावधानों में पुलिस को अनफेटर्ड पावर दी गई है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से एक ललिता कुमारी का जजमेंट है, जिसके हिसाब से अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आती है तो उसे इमीडिएट एफआईआर करनी चाहिए। ये कानून है। नए एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि एसएचओ अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये उसे पता लगता है 3 से 7 साल के ऑफेंसेस में कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए तो वो एफआईआर नहीं करेगा। सो जहाँ पुराने एक्ट में इमीडिएट एफआईआर का प्रावधान है जजमेंट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के, अब ये डिस्क्रिशन और ये चीज़ एसएचओ पर छोड़ दी गई है। इसके अलावा दूसरी मैं बात करूँ, पहले पुलिस कस्टडी, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी पहले मांगती थी। नए एक्ट में 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड करके 90 डेज़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी गलती से या किसी गलत केस में फंसा दिया गया है तो उसको 90 डेज़ तक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है ये कहकर जेल में रख सकती है और उसको बेल नहीं मिलेगी 90 डेज़ तक। साथ साथ जो पहले डिफ़ॉल्ट बेल का प्रावधान था वो भी उसको डिफ़ॉल्ट बेल का बेनिफिट्स में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सरनेश कुमार ये कहता है कि आपको किसी को अरेस्ट करने से पहले जहां तक सज़ा 7 साल तक है उन ऑफेंसेस में आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 41A का। नए एक्ट में प्रावधान को हटा दिया गया है, तो अब पुलिस बिना किसी नोटिस के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा पुराने एक्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि जहाँ पे रिपीट ऑफेंडर है, जहाँ पे हीनियस क्राइम किया गया है, वहीं आप हैंडकफ कर सकते हो। लेकिन नए एक्ट में पुलिस को ये पावर दी गई है कि उसे हैंडकफ कर सकती है, जो हमारे मानवाधिकार के खिलाफ है, जो हमारे आर्टिकल 21, 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जिन्हें हमें मानवाधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उनके खिलाफ है। ऐसे ही अगर आप देखें सेडिशन लॉ, पुराने एक्ट में देशद्रोह की 3 साल तक की सज़ा थी, जिस सज़ा को नए कानून में बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। जो 3 साल थी वो सेडिशन देशद्रोह को 7 साल की सज़ा कर दी गई है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ को मैं बताऊं, इसमें टेररिज्म को भी इस नए एक्ट में शामिल किया गया है, जिसकी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यूएपीए पहले से एक स्पेशल स्टैट्यूट है जो इस चीज़ को डील कर रहा है। ये जितने बदलाव किए गए हैं जिसके कारण सिविल लिबर्टीज़ या सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनकी एफआईआर, उनके ऑफेंसेस यही होते हैं, चोरी, थेफ्ट या फिर आपकी चीटिंग, इन चीज़ों के होते हैं जो 7 साल तक की सज़ा होती है। इन केसेस में अगर आप ये चीज़ें पुलिस ऑफिसर पे छोड़ोगे कि एफआईआर करे या ना करे, तो उन केसेस में एफआईआर नहीं होगी। जो इन लोगों को जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे एक्ट्स हैं, ये 30 जून 2024 12 बजे से पहले के जितने भी कानून, जितने भी ऑफेंसेस हैं वो हमारे पुराने एक्ट के हिसाब से चलेंगे। 1 जुलाई 12 बजे से लेकर रात के
1 जुलाई से जो आगे के जितने ऑफेंस होंगे वो हमारे नए एक्ट के हिसाब से चलेंगे। मेरे हिसाब से ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा जुडिशरी पर, लॉयर्स पर, जजेस पे एक बर्डन पैदा करेगा कि उन्हें दोनों एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, पुराने एक्ट के हिसाब से भी, नए एक्ट के हिसाब से भी। नया कानून सब चीज़ों को डिजिटलाइज करने की बात करता है। मेरे हिसाब से कोर्ट्स को इतने रिसोर्सेज कोर्ट्स में नहीं है ऑल ओवर इंडिया कि सब चीज़ें डिजिटलाइज हो सकें। तो ये नए एक्ट में काफ़ी प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, और जो कानून कुछ ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक प्रतिक्रिया और संविधान के हिसाब को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चैलेंज होंगे, जिन्हें सेटिसाइड किया जाएगा। सर क्या आप लोगों को भी दिक्कत होगी? चलो न्यायपालिका को तो दिक्कत होगी, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत होगी इसकी? तो हमें पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। कोई पुराना लॉयर है, कोई नया है, उस हिसाब से उसे पूरे तीनों एक्ट्स को एक बार दोबारा स्टडी करना पड़ेगा एज अ लॉ स्टूडेंट, और ये चीज़ों को पढ़ने के बाद ही वो ये चीज़ समझ पाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं नए कानून में। क्या ये जो नए कानून बने हैं इनको चैलेंज भी किया जा सकता है सर सुप्रीम कोर्ट में? जैसा मैंने बताया कि कुछ कानून ऐसे हैं, नो इमीडिएट एफआईआर एंड इमीडिएट अरेस्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ललिता कुमारी और अरनेश कुमार के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं, जिन्हें ज़रूर चैलेंज होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को संज्ञान लेते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लॉज को ख़त्म भी करेगा, सेटिसाइड भी करेगा।